हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक टेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझा था। तो अभी तक अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 2 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? तो देखो, इनोवेशन का मतलब अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि कुछ हमें ऐसा क्रिएट करना है जो कि मीनिंगफुल हो, है ना? कैसा हो? मीनिंगफुल हो, या फिर जो इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, जो हमारा कस्टमर है, उसके बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ हमने ऐसा इनोवेट किया कि उसके उसका बेनिफिट भी हुआ और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी बेनिफिट हुआ। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इनोवेशन का मतलब कुछ हम लोग ऐसा इस तरीके से कुछ इनोवेट करेंगे ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो, है ना? जो इम्पैक्ट पड़े वो पॉजिटिव पड़े। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इनोवेशन रेफर टू द क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है? क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस दैट ब्रिंग वैल्यू एंड ड्राइव पॉजिटिव चेंज। ठीक है? वो कुछ ना कुछ वैल्यू ब्रिंग करे और कुछ ना कुछ जो चेंज आए वो पॉजिटिव चेंज आए। फॉर एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो कि मान लो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना? आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो और सपोज दैट आप जो भी काम कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपने क्या देखा कि भाई इस प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत कमी है, या फिर जो कस्टमर के रिव्यू आते हैं, फीडबैक आते हैं, तो उनसे आपको पता चलेगा कि भाई इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी कमी है। अगर मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग इसमें कुछ इनोवेट कर दूं तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश हो जाएंगी, है ना? तो आपने क्या किया, कुछ अपने नए आइडिया के अकॉर्डिंग उसमें कुछ नया इनोवेट किया, जिससे फायदा हुआ, कस्टमर को फायदा हुआ और एक पर्सन इंडिविजुअल उसको भी फायदा हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो सकता है। तो यानी कि हम लोगों को क्या करना है, कुछ नया इनोवेट करना है और ऐसे इस तरीके से इनोवेट करना है कि ताकि उससे पॉजिटिव चेंज हमको देखने को मिले। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इनोवेशन इज अबाउट बीइंग क्रिएटिव फॉरवर्ड थिंकिंग। ठीक है? कैसी हो सकती है? क्रिएटिव फॉरवर्ड थिंकिंग एंड अडेप्टेड टू मीट इवॉल्विंग नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है हमें लोगों की नीड पे भी वर्क करना पड़ेगा। ज़रूरत उनको किस चीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आप को एडेप्टिव बनाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ नई नई मार्केट में अवेलेबल हमें को दिख रही हैं, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। देखो, इट कैन अकर इन वेरियस डोमेन। अब इनोवेशन अलग अलग डोमेन में भी अकर हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी में, बिजनेस मॉडल के अंदर, डिज़ाइन में, या फिर कोई भी सोशल इम्पैक्ट हमें डालना हो उसमें हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं। अल्टीमेटली innovation aims to create meaningful and impactful advancement that benefit individual। तो यहाँ पर बोला जा रहा है भाई इनोवेशन का एम ही यही है कि कुछ हमें ऐसा क्रिएट करना है जो मीनिंगफुल हो, है ना, इम्पैक्टफुल हो और बेनिफिशियल रहे, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर सोसाइटी के लिए। आई थिंक आपको इनोवेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि इनोवेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि हमको ये बताना है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनोवेशन का क्या रोल है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहला जो रोल है वो है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। यानी कि देखो, हम नया इनोवेट कब करेंगे? कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा बिक रहा है ऑलरेडी, तो हम उसमें क्यों इनोवेट करना चाहेंगे? हम कुछ नया क्रिएट क्यों करते हैं? तब हमको पता हो कि भई अगर हम ऐसा काम करेंगे तो इससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है। तो इसीलिए आइडेंटिफाई अपॉर्च्युनिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट में गैप क्या है ना? लोगों को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम वो उस गैप को फ़िल कर देंगे और लोगों की हेल्प करेंगे, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे उसके उनके अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बिज़नेस भी ग्रो होगा और हमारी
जो बिजनेस की जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मार्केट के गैप को और अनमेट नीड, और भी जो वहाँ पर जो बिजनेसमैन है ना, जो लोगों की नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उस नीड को हमें पहचानना है। और नए नए ट्रेंड्स को भी हमें देखना है, जो नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। क्योंकि आजकल जो मार्केट में कोई भी कुछ परचेज करने जाता है या फिर कोई भी सर्विस लेने जाता है, तो उसको ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो काम करता है कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हम कपड़े भी लेने जाएंगे ना, तो हम देखते हैं ना कि आजकल कौन से कपड़े ज़्यादा चल रहे हैं। तो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमको अगर एक आइडिया मिल गया, तब हम उसमें कुछ नया इनोवेट करेंगे, ठीक है। और एक यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे कि भाई हाँ, ये मार्केट में नीड है, ये मार्केट में गैप है, इसके रिगार्डिंग हमने एक प्रोडक्ट बना दी, एक सर्विस बना दी और लोगों को पहुंचा दी। तो ये इनोवेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। सेकंड, अगर हम बात करें, हमारे पास है कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब दोस्तों देखिए, कम्पिटिटिव एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इनोवेशन प्रोवाइड एंटरप्रेन्योर विद अ कॉम्पिटिटिव एज। ये कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? ये ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? इनोवेट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मॉडल, है ना, कोई भी बिजनेस मॉडल हो गया, या फिर एंटरप्रेन्योर्स कैन डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। यानी कि देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी कि एक जगह अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं उनके, तो ऑब्वियस सी बात है हर के पास कुछ अपना एक यूनिक चीज होगी, है ना। तो वहां से हम लोग क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और लोगों को जो, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मीनिंगफुल है लोगों के लिए, कस्टमर के लिए, तो कस्टमर जिस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना भाई, जिस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा वहां से हमें आइडिया मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने ऑफरिंग को, हमारा जो ऑफर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आया समझ? कुल मिला के बहुत सारे प्रोडक्ट आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से एक आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि हमारे कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट रहेगा। ये चीज होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट हमने देखा वैल्यू क्रिएशन। अब हमको भाई वैल्यू क्रिएट करके देनी है कस्टमर को। क्या देनी है? कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करके देनी है, तभी ही तो कस्टमर हमारे पास रुक पाएगा। और उसको अगर हमारा काम पसंद आ गया, उसको हमारी सर्विस पसंद आ गई, तो वो और लोगों को रेफर भी करेगा। तो इसीलिए हमारा मकसद क्या रहता है, कस्टमर हमारे पास कोई भी चीज़ के लिए आ रहा है तो हमें उसको कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करके देते ही देते हैं। अब वैल्यू क्रिएट कैसे करेंगे कि भाई कस्टमर की जो डिमांड है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग पूरा करते हैं, जो डिमांड होते हैं। हालांकि हमको नुकसान नहीं होना चाहिए उससे, ठीक है। और कोई फीचर्स वगैरह हैं उसको अच्छी तरीके डिटेल में उन्हें समझाते हैं, और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, प्रोवाइड यूनिक एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, आपको एक चीज़ देखी होगी आपने, जब कभी आप मॉल वगैरह में जाओगे, है ना, कुछ अच्छी शॉप पर जाओगे, तो वहाँ पर आपके लिए पानी ऑफर कर देते हैं। तो एक एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो रहता है, आपको लगता है कि भाई हम मैं दुकान पर गया, वहाँ मुझे वाटर पानी मिल गया, आते ही उन्होंने सर्व कर दिया। तो ये क्या बना रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से। तो कुछ ना कुछ उन्होंने वैल्यू क्रिएट करके दी ना, कि उनकी दुकान में जाओगे तो आपको पानी तो ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही आपको एक एक्सपीरियंस बनाना है, ठीक है, कुछ ना कुछ नई वैल्यू क्रिएट करके देनी है, ताकि आपका जो कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन आपसे बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े। आपसे कोई प्रोडक्ट लेने आया है तो उसको ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट दो आप, उसको सर्विस बहुत अच्छी तरीके से दो, तब वो आपके पे टिकेगा भी, आपके आपके पास रुकेगा भी, रेगुलर कस्टमर भी बनेगा और लोगों को रेफर भी करेगा। तो इसीलिए वैल्यू क्रिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडेप्टेशन टू चेंज। अब एडेप्टेशन टू चेंज देखिए, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस बना रहे हैं, है ना, और इनोवेशन करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों हमें इनोवेशन करने के लिए मार्केट के ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड आजकल चल क्या रहा है ना, कस्टमर की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को अडेप्ट करना है। हमको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में ये डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको बनाएंगे। तो ये एडेप्टेबल चेंज में आते हैं।
ठीक है। उसके लिए हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह जो हैं उसको एडजस्ट करेंगे। कोई प्रोडक्ट हो गया है ना, उसको शिफ्ट वगैरह करेंगे, भाई इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, तो वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यू उस पर इनोवेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब देखो कोई बिजनेस है, अगर वो मान लो सस्टेनेबल चल रहा है, मान लो उसकी हर मंथ की इनकम जो आ रही थी, मान लो 50,000 इनकम हर मंथ आ रही है, तो 50,000 हर मंथ आती ही रहेगी आती ही रहेगी, तो आपकी ग्रोथ कहाँ होगी, है ना, एक जगह रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना भी है। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ग्रोथ किस तरीके से होगा कि भाई जब आप इनोवेशन कुछ कर रहे हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, है ना, नए मार्केट में आप लोग एंटर कर रहे हो, और अलग अलग प्रोडक्ट के आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, अलग अलग सर्विस लॉन्च कर दी जो लोगों को ऑफर कर रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से क्या कर रहे हो, आप अपने मार्केट के शेयर को भी बढ़ा रहे हो और अपनी रेवेन्यू को भी बढ़ा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, पहले आपकी दुकान पे 5 प्रोडक्ट थे, अब आपने क्या किया, 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। पहले आप 5 प्रोडक्ट की सर्विस देते थे, अब 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट की सर्विस देने लगे। पहले आपके पास कस्टमर बेस थोड़ा-सा था, अब आपके पास कस्टमर बेस ज़्यादा-सा हो गया। पहले आप कस्टमर को सैटिस्फैक्शन कम दे पाते थे, धीरे-धीरे आपने सुधार लिया और कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, उन्होंने रेफ़र किया, आपका बिज़नेस बढ़ गया। ठीक है? तो इस तरीके से ग्रोथ और एक्सपेंशन वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास है अट्रैक्टिंग रिसोर्सेज। अब अट्रैक्टिंग रिसोर्सेज में क्या आता है दोस्तों, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हमें इनोवेशन करना है तो हमें फंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। भाई कुछ हमें नया इनोवेट करना है, ऑब्वियस सी बात है थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं, या पार्टनरशिप में वर्क कर सकते हैं किसी के साथ, या फिर कोई आपके पास टैलेंट है इस तरीके का कि भाई मेरे को इनोवेट करना है ना, कुछ नया टैलेंट है कि भाई मैं इन्हीं सब से जुगाड़ लगा सकता हूँ, तो वो भी काम आता है इसमें अट्रैक्टिंग रिसोर्सेज में। कोई इन्वेस्टर्स आप लोग ले आए अपनी कंपनी में, या स्टेक होल्डर्स हो गए, है ना, उन्होंने आपके आइडिया को समझा, आपके कॉन्सेप्ट को समझा, अपना पैसा लगा दिया। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये अट्रैक्टिंग रिसोर्सेज हैं। आप उनको रिप्रेजेंट करोगे कि भाई इस जो ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ इसमें कितना पोटेंशियल है ना, कितना हाई रिटर्न है, बाद में फ्यूचर में ये प्रोडक्ट सक्सेस होगा ही होगा। तो ऐसे आपको बताना होता है जो कि एक्चुअल में होना चाहिए, तब आप अट्रैक्टिंग रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसरप्टिव पोटेंशियल। अब डिसरप्टिव पोटेंशियल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं ना, डिसरप्ट चेंजेस इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर, तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं डिसरप्टिव इनोवेशंस। अब ये क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं जो भी एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, वहाँ पर जो ऑलरेडी प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, और उनके जो ट्रेडिशनल बैरियर्स वगैरह ऑलरेडी हैं, उनको चैलेंज करेंगे और अपना खुद का एक एंटायर न्यू मार्केट क्रिएट करेंगे, है ना, और अलग अलग अप्रोचेस के ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो बेसिकली क्या बोला इन्होंने, एक खुद का, मान लो पहले से मार्केट के अंदर पहले से एक बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल है। तो वहाँ पर क्या हो गया, ट्रेडिशनल बैरियर उनके लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या, ये डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि भाई बैरियर को पहले आप लोग हटाओगे और अपना खुद का क्रिएट एंटायरली न्यू मार्केट सेगमेंट, अपना खुद का नया मार्केट सेगमेंट आप लोग बना दोगे, है ना। न्यू वेंचर्स को क्या करोगे, ओपनिंग करोगे, उसका ग्रोथ भी होगी, आपकी प्रॉफिट भी होगा। आई होप आपको समझ गए होंगे डिसरप्टिव पोटेंशियल क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। अब दोस्तों देखिए, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं दोस्तों, वो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। सीखने के बाद एक नए आइडिया के ऊपर वर्क करते हैं और अलग अलग अप्रोचेस को लगाते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को बार बार इम्प्रूव करते रहते हैं, और उनके अंदर इच्छा होती है, दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, रिस्क लेना भी चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और अपनी गलतियों से सीखना भी चाहते हैं। तभी तो ऐसा कुछ करेंगे, तभी तो कुछ नया इनोवेट कर पाएंगे, है ना। इस तरीके से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे कुछ पॉइंट आपके इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप के,
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइडिया जनरेशन एंड इट्स प्रोसेस, कि आइडिया जनरेशन क्या होता है और उसकी प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडिया जनरेशन के ऊपर देखते हैं। देखो, आइडिया जनरेशन आल्सो नोन एज आइडिएशन, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड डेवलपिंग न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग नए आइडिया को जनरेट करते हैं और कॉन्सेप्ट को नए कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं। इट इन्वॉल्व ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज एंड थिंकिंग क्रिएटिवली टू केम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, जो आइडिया जनरेशन के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है या फिर जो नई नई पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। थिंकिंग क्रिएटिवली यानी कि क्रिएटिव माइंडसेट होता है, उस तरीके से हम लोग सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ नया इनोवेट करते हैं हम लोग, जो कि सॉल्यूशन होता है बेसिकली एक, ठीक है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। तो बेसिकली ये आइडिया जनरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन, तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है आइडिया जनरेशन में दोस्तों, वो होती है आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब हमको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडिया जनरेट हम लोग कब करते हैं? जब हमें कोई मार्केट में प्रॉब्लम दिख जाए, है ना। कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपकी सोसाइटी में आप रहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपने क्या देखा, बचपन से आप लोग सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपने देखा आसपास कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो जो लोगों की हर ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है। अगर मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके रिगार्डिंग मैंने एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना दिया या फिर उसके रिगार्डिंग मैंने एक सर्विस उनको प्रोवाइड कर दी, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई जब हम कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि भाई इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या चीज़ इनोवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एंड नॉलेज गैदरिंग। तो मान लो आपने कोई भी प्रॉब्लम देख ली, अब उसके रिगार्डिंग आप लोग कुछ अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, भाई कैसे बनेगा ये चीज़। उसके बाद जितनी ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में ले सकते हो, उसके बारे में आप लोग नॉलेज लोगे, है ना। और उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे कि मार्केट रिसर्च हम लोग करेंगे। मार्केट रिसर्च करने के बाद कस्टमर जो होता है उनके इनसाइट्स क्या-क्या होते हैं, इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, पहले आप आस-पास प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। आइडिया किस तरीके से जनरेट करते हैं, पहले आपने कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उस टॉपिक के ऊपर आपने क्या किया, रिसर्च किया अच्छी तरीके से। जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सकती थी उतनी आपने नॉलेज उसकी ली। नॉलेज लेने के बाद आपको क्या काम करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, हम लोग एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस रखते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, आप किसी एक दूसरे पर्सन से बातचीत कर रहे हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, उस टॉपिक के ऊपर आप लोग बातचीत कर रहे हो, नए नए आइडिया खोजने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हो सकता है एक इंडिविजुअल पर्सन से आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हो या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स मान लो उनके साथ आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हो, है ना। अब वहाँ पर सेशन में हो क्या रहा है, फ्री थिंकिंग हो रही है, ठीक है। कोई भी अगर फालतू का आइडिया भी दे रहा है, कोई उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है कि भाई, या कोई जज नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्या है, मान लो 5 बंदे हैं, आप लोग ग्रुप सेशंस कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, 5 तरीके के आइडिया जनरेट होंगे। तो किसी को उँगली नहीं उठानी कि तेरा आइडिया बेकार, मेरा आइडिया बेकार है। पहले अच्छी तरीके से सारे आइडिया को देखेंगे, फिर उन सब आइडिया में से आइडिया को सिलेक्ट करेंगे कि भाई किसकी ज़्यादा पॉसिबल है सक्सेस होने की, ठीक है। और हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, फोकसिंग ऑन क्वांटिटी। सबसे पहले हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्वांटिटी पे फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हमें मिल जाए, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग फेज होता है। इसमें हमें ये नहीं देखना कि भाई कौन सा आइडिया बेस्ट है, क्वालिटी क्या है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आइडिया को देखना है, ठीक है, जनरेट करना है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग में दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अलग-अलग प्रोस्पेक्टिव्स को, अलग-अलग अप्रोचेस को, अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ को। भाई क्या-क्या अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं,
है ना? फिर एनकरेज करेंगे और जो अनकन्वेंशनल आइडियाज़ हैं और जैसे कुछ नया हमें मिल गया, है ना? उसको हम क्या करेंगे? ब्रेक थ्रू करेंगे, उसके बाद इनोवेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है? अब इसमें हम लोग टेक्निक कौन-कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे हमने माइंड मैपिंग की या फिर रैंडम वर्ड एसोसिएशन किया, ठीक है? और रिवर्स थिंकिंग की। तो इस तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग काम करती है और कुछ नया क्रिएटिविटी हो ही जाती है। फिर हम बात करेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, हम लोग जो हमने आइडिया जितने भी बहुत सारे आइडिया जनरेट किए थे, अब हमें उसे क्या करना है, कन्वर्जेंट करना है, ठीक है? कन्वर्जेंट में हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग आइडिया है या फिर ऐसा आइडिया जो प्रॉब्लम हमारे पास जो थी, हमने स्टार्टिंग में फेस की थी, जिसका हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली, उसको मैच कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? कौन-सा आइडिया है जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है उस चीज़ को? और उस आइडिया के पास हम लोग देखेंगे, भाई ये आइडिया ठीक है ना? इसमें पोटेंशियल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसको अच्छी तरीके से ये आइडिया मैच भी करता है। इसके सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उस आइडिया को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब रिफाइनमेंट और डेवलपमेंट में क्या होता है दोस्तों, अब हमने आइडिया तो ले लिया, अब हमें उस आइडिया को क्या करना है, रिफाइंड करना है, ठीक है? और रिफाइंड में क्या होता है कि भाई जो इनिशियल कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर वेरिएशन जितने भी हैं, है ना? या फिर वेरिएशन का कॉम्बिनेशन हो गया आपका, और फिर हम लोग देखेंगे भाई चलो हमने आइडिया वगैरह आ गया, अब इस आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट भी तो करेंगे, है ना? या फिर इस आइडिया को हम सक्सेसफुली एक्सीड कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट बेसिकली हम लोग करेंगे, एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे। तो ये सब रिफाइनमेंट और डेवलपमेंट में यही आता है, जो हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग के मदद से हमने जो आइडिया जो हमने सिलेक्ट किया बहुत सारे आइडियाज़ में से, अब उस आइडिया को प्रैक्टिकल लाइफ में हमें लाना है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे, जब हम उस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे। ऑब्वियस सी बात, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। और एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी फीडबैक हमें मिल रहा है और लोगों से जितने भी फीडबैक मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उस आइडिया को इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो ये रिफाइनमेंट और डेवलपमेंट में काम आ गया। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब देखिए, प्रोटोटाइप और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम लोग मान लो हमें फंडिंग वगैरह चाहिए किसी से, ठीक है? हमारे जो हमने मॉडल जो बनाया है उसमें फंडिंग वगैरह चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे। लोगों को अपना दिखाएंगे कैसे? हो सकता है जैसे देखो प्रोटोटाइप में क्या आता है कि मान लो हमारे पास कोई भी फिजिकल मॉडल है ना? मॉकअप हो गया या फिर डिजिटली सिमुलेशंस हो गई, है ना? मिनिमम वेरिएबल प्रोडक्ट हो गई। तो इन सब प्रोडक्ट को लेके हम लोग किसी को आसानी से दिखा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करेंगे प्रोटोटाइप या फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे, है ना? एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है? जो भी मोस्ट प्रॉमिसिंग आइडिया हुआ उसके ऊपर। फिर उसमें क्या होगा, दिस हेल्प टू टेस्ट एंड वैलिडेट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द आइडिया। उसके बाद हम लोग अपने आपस में दिखा भी सकते हैं, जो फंडिंग देने वाले होते हैं वो आपको फंडिंग भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे इवैल्यूएशन का काम होगा और सिलेक्शन का काम होगा। तो इवैल्यूएशन में क्या होगा दोस्तों, वही चीज़ होगी जो हमने अपने आइडिया को लिया था, है ना? जो हमारे जो आइडिया हमने अभी देखा था, अब उसमें हम इवैल्यूएट करेंगे कि भाई मार्केट में कितना पोटेंशियल है और हमारे जो आइडिया है वो गोल से मैच हो भी रहा है या नहीं। जो हमारा मेन गोल है उससे ये मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, ठीक है? और इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कस्टमर का फीडबैक हो गया, मार्केट की डिमांड क्या हो गई, ठीक है? टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या हो गई, फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या हो गई, है ना? तो इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं इवैल्यूएशन में। फिर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा कि भाई उस जो प्रोडक्ट जो आइडिया हमने इतना सब कुछ कर लिया, है ना? करने के बाद उस प्रोडक्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना है और अपना एग्जीक्यूट करना है। फिर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर ली, अब उसमें हमें बार-बार इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कि मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया, उसमें कोई कमी रह गई है, तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे कस्टमर का फीडबैक आता जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करते ही जाएँगे। तो ये चीज़ थी दोस्तों आइडिया जनरेशन की प्रोसेस। तो अगर मैं आइडिया जनरेशन को आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाना चाहूँ, तो देखिए, आइडिया जनरेशन इज़ अ इटरेटिव एंड ऑनगोइंग प्रोसेस।
कैसी प्रोसेस है? इटरेटिव और ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी चल रही है अभी, ठीक है। इट रिक्वायर एन ओपन एंड क्रिएटिव माइंडसेट। इसके लिए हमें ज़रूरत क्या होती है? एक ओपन और क्रिएटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ विलिंगनेस टू एक्सप्लोर अनकन्वेंशनल आइडियाज़, और हमारे अंदर ऐसी विल पावर होनी चाहिए जो कन्वेंशनल आइडियाज़ हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर कर पाएँ। एंड द एबिलिटी टू रिफाइन एंड डेवलप कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इवोल्यूशन, और हमारे पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसको रिफाइन भी कर पाएँ और उसके बेस पे हम लोग कॉन्सेप्ट को डेवलप भी कर पाएँ, ठीक है। और किसके बेस पर? फीडबैक के बेसिस पे और इवोल्यूशन के बेसिस पे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जितना भी बचा हुआ टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे।